हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रॉयल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फायरमैन कोर्स का पहला चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कंबशन से स्टार्ट करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये फायर कोर्स का बेसिक्स है। अगर आपने इसको सीख लिया तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सीखने में काफ़ी आसानी रहेगी। केमिस्ट्री ऑफ कंबशन वो सब्जेक्ट है जो आप पहले भी अपने फायरमैन कोर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार इस कोर्स को अटेंड किया है या कई बार जो है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लासें अटेंड नहीं की होगी या मौका नहीं मिला होगा, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा इस कोर्स को ताकि आपको सभी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ कंबशन। केमिस्ट्री ऑफ कंबशन का जो सबसे पहली चीज़ है उसमें है कि व्हाट इज़ फायर, आग किसे कहते हैं। आपने सभी ने आग देखी होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और आग एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिसका कि प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको डेफिनेशन के रूप में अगर बताएंगे तो आग जो है बेसिकली ऊर्जा है, एनर्जी है। ओके, यानी कि फायर कोई पदार्थ नहीं है। इसको हम एक ऊर्जा के रूप में जानते हैं, एक एनर्जी के रूप में जानते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक ऊर्जा है। और आग एक केमिकल रिएक्शन भी है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, ये मिलके अगर सी पदार्थ बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि आग के अंदर जो है क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या पदार्थ हमें आवश्यकता पड़ती है आग के लिए, और आग को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम देखेंगे कि आग को हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन के रूप में जानते हैं जो कि त्वरित है, रैपिड एक्शन है। ये रैपिड का मतलब है त्वरित। त्वरित का मतलब होता है तेजी से होने वाली केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन स्लो रिएक्शन नहीं है, बहुत तेजी से होती है। नंबर 2, ये जो रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बिना ऑक्सीजन के ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो दूसरी आवश्यकता ये हो गई कि ये रैपिड एक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। थर्ड जो आवश्यकता इसकी अंदर है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलती है, क्योंकि कई तरह के ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, लेकिन इसमें अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब होती है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऊष्मा निकलती है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा निकले उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी डेफिनेशन इस प्रकार से हो गई कि आग एक त्वरित ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रिएक्शन भी कई तरह के होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में किन किन पदार्थों की आवश्यकता हमें होगी
वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि आग के लगने के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है फ्यूल या ज्वलनशील पदार्थ, पहला है ये ज्वलनशील पदार्थ है, इनकी आवश्यकता होगी। बिना ज्वलनशील पदार्थों के दहन संभव नहीं है, आग लगना संभव नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ है। और ये दहन के लिए आवश्यक जो फ्यूल है, ज्वलनशील पदार्थ है, ये हमेशा ही सब जगह उपलब्ध रहते हैं। दूसरी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है हमेशा एयर में या हवा में उपलब्ध रहती है। और हवा में जो उपलब्ध रहती है, ये थोड़ा मोटा लिखूं मैं, तो आपको शायद मालूम हो कि वायुमंडल में हमेशा ही 21% ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। तो ये 21% की मात्रा वायुमंडल में हमेशा ही ऑक्सीजन की रहती है। लेकिन दहन के लिए आवश्यक कम से कम जो ऑक्सीजन है वो लगभग 16% की मात्रा में है। अगर 16% से 16% से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो दहन धीरे धीरे कम होता हुआ ख़त्म हो जाता है। तो वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से है, ऑक्सीजन है, कुछ और दूसरी रेयर गैसेस हैं, लेकिन हमें दहन के लिए जो आवश्यक गैस है जो चाहिए वो है ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें वायुमंडल से मिलेगी, एयर से मिलेगी। और इसमें 21% की मात्रा में ये ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो कि हमें 16% कम से कम चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों चीज़ें हैं जो दहन के लिए, कंबशन के लिए, फायर के लिए, अग्नि के लिए आवश्यक है, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये हमेशा ही सभी जगह पे उपलब्ध रहती है। अभी आप अपने चारों तरफ में नज़र डालेंगे तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए फर्नीचर वो लकड़ी का बना हुआ है, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो ज्वलनशील पदार्थ है। और वायुमंडल में हमेशा ही ऑक्सीजन हमेशा उपलब्ध रहती है। तो दहन कभी भी हो सकता है, फायर कभी भी लग सकती है। केवल उसके लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है हीट। हीट का मतलब होता है ताप। ये ताप जो है अगर उसको मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी, तो ये दहन संभव है। तो हमने ये जाना कि आग के लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ या फ्यूल, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, जो कि हमें वायुमंडल से मिलेगा। और तीसरा है ताप, जो कि हमें किसी भी सोर्स से मिल सकता है, बिजली से मिल सकता है, बिजली क्या नाम, कोई जलती हुई माचिस की तीली से मिल सकता है। तो कोई भी सोर्स हो सकता है। हम बात करेंगे बाद में ताप के लिए क्या क्या सोर्सेस हमें चाहिए। और ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती है तब दहन संभव है। और जब ये तीनों को हम वो एक ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं, एक भुजा ज्वलनशील पदार्थ, एक भुजा ऑक्सीजन और एक भुजा ताप, तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिभुज। अग्नि त्रिभुज जो है वो एक महत्वपूर्ण है, जो कि आग के लगने के लिए आवश्यक चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन ये दहन तभी संभव होगा कि जब ये तीनों चीज़ें एक निश्चित मात्रा में हों और एक लगातार चेन रिएक्शन जो है इसमें बने, तभी ये संभव होगा। अन्यथा ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी दहन संभव नहीं होगा। तो पहले हम जो है देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है दहन के लिए आवश्यक है। पहला है सॉलिड पदार्थ है, जिसमें ये अपन बात कर रहे हैं फ्यूल के लिए। फ्यूल जो है सॉलिड फ्यूल हो सकते हैं, लिक्विड फ्यूल हो सकते हैं, गैस फ्यूल हो सकते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन है, जो कि मैंने बताया आपको 21% की मात्रा में जो है उपलब्ध है वायुमंडल में, और 16% जो है ऑक्सीजन हमको चाहिए। और ये हीट सोर्सेज हैं जो हमें ओपन फ्लेम से मिल सकती है, सूरज से मिल सकती है गर्मी, या फिर जो है कोई स्पार्क हो सकता है, कोई आग हो सकता है, या कोई फ्रिक्शन से हीट हो सकती है, केमिकल हीट हो सकती है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई हीट हो सकती है।
तो कोई भी अलग अलग सोर्सेज से जो ये चीज़ें मिलेगी, तो तीनों चीज़ें जब मिल जाएगी तब ये ट्राइंगल ऑफ फायर अग्नि त्रिभुज का निर्माण होता है। अभी अगर हम बात करें कि इनमें से किस प्रकार से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये प्रैक्टिकल, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, ऑनलाइन होने वाले हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो है त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन कौन सी हो सकती है, या 2 भुजाओं का किसी का नाम दे दे, तीसरी का नाम पूछा जाए, या जो है फ्यूल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे सवाल जो है इस प्रकार से बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो है निश्चित मात्रा में होंगी तभी ये संभव होगा कि आग लगे या कंबशन कंप्लीट हो। तो इसके लिए जो है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रन का मतलब होता है एक रचना, एक संरचना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 चीज़ें तो वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी, फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है। ऑक्सीजन है और हीट है। तीसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चेन रिएक्शन। कंटिन्यूस चेन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब ये तीनों चीज़ें, ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और हीट, एक निश्चित मात्रा में होंगी तभी दहन संभव होगा, तभी एक लगातार चेन रिएक्शन बनेगा, जो कि और ऊष्मा जो पैदा होगी आग से, वो और ज्वलनशील पदार्थ को जो है जलाने में सहायक होगी, और ऊष्मा पैदा होगी और ज्वलनशील पदार्थ को। जब तक जो है ऊष्मा या ज्वलनशील पदार्थ जो है ख़त्म नहीं हो जाते तब तक जो है दहन लगातार चलता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रन की जो 4 भुजाएं हैं उसमें हो गया फ्यूल, हो गया ऑक्सीजन, हो गया हीट, हो गया और चेन रिएक्शन है। तो चेन रिएक्शन कुछ नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि लगातार जो आग लगने की क्रिया लगातार अगर चलती रहती है, जबकि ये तीनों चीज़ें निश्चित मात्रा में होंगी तब दहन होगा। इन किसी भी चीज़ की मात्रा कम या ज़्यादा अगर हो जाती है तो दहन संभव नहीं है। मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़ा ज्वलनशील पदार्थ है, और अगर एक छोटी, मान लो एक लकड़ी की जो है बड़ी टेबल है, इसको अगर आप एक छोटी माचिस की तीली से जलाना चाहेंगे तो दहन संभव नहीं होगा, क्योंकि जो हीट पैदा होगी उस माचिस की तीली से वो लकड़ी की टेबल को जलाने के लिए संभव नहीं है। अगर मान लो आपके पास में जो है हीट भी है और ज्वलनशील पदार्थ भी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो दहन संभव नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों चीज़ों के एक निश्चित मात्रा में मिलने से लगातार चेन रिएक्शन हो जाएगा, जिसको कि जो है दहन को लगातार चलाने के लिए संभव है। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रन से हम समझते हैं कि आग को जलाने के लिए ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अभी हम बात करते हैं, जब हमें समझ में आ गया कि आग क्या होती है, तब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर या टाइप ऑफ फायर। अभी 4 प्रकार की आग होती है। पहला है ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग और डी क्लास की आग। इसमें ए क्लास की आग को हम कैपिटल ए में लिखते हैं और ग्रीन ट्राइंगल में उसको डिपिक्ट करते हैं या उसको बनाते हैं। बी क्लास की फायर को कैपिटल बी में लिखते हैं और एक रेड कलर के स्क्वायर में इसको लिखा जाता है। सी क्लास की आग को कैपिटल सी से लिखा जाता है और इसको नीले एक सर्किल में लिखा जाता है। और डी क्लास की आग को कैपिटल डी में लिखा जाता है और एक येलो कलर के स्टार में लिखा जाता है। 2015-16 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें एक सवाल आया था कि बी क्लास की आग में जो स्क्वायर है वो कौन से कलर का है। उसके 4 ऑप्शन थे कि हरा है, कि पीला है, कि नीला है, कि लाल है। तो आपको ये अगर याद रहेंगे कलर तो आप बता पाएंगे कि बी क्लास की आग का जो स्क्वायर है वो रेड कलर का है, लाल कलर का है। तो ए क्लास की जो आग होती है वो किसकी आग होगी, बी क्लास की आग किसकी आग होगी, सी कौन सी आग है, डी कौन सी क्लास है, यही अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। केवल आपको इतना जानना है कि इंडिया के अंदर जो BIS का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आग 4 प्रकार की होती है, और ये 4 प्रकार की आग किस किस पदार्थों की आग होगी वो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें K प्रकार की आग या F प्रकार की आग भी है। US का जो स्टैंडर्ड है उसमें F प्रकार की आग जो है किचन की आग को बोला जाता है, और ब्रिटिश जो फायर क्लासिफिकेशन है उसमें K प्रकार की आग जो है वो किचन फायर होगी। लेकिन अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर वो K या F क्लास की फायर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कोई सवाल कि इंडिया में फायर क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है तो आपने बताना है 4 प्रकार का है। अब ये 4 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती है वो हम बात करेंगे। पहला है ए क्लास की आग, जिसको हम सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल की आग भी बोलते हैं। इसको कभी कभी हम कार्बोनिशियस फायर भी बोलते हैं।
तो ये जो कार्बोनिशियस फायर होती है, ये ठोस पदार्थ की आग होती है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल की आग होती है, और इसमें जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें लकड़ी, कोयला, कागज़, जूट, पेपर इत्यादि। और आप ध्यान रखें कि ये जो पदार्थ जब जलते हैं तो जलने के बाद में इसमें से राख बनती है, इसीलिए इसको कार्बोनिशियस फायर भी कहा जाता है। और ये ए क्लास की आग जो है सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल की आग है। तो इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे एक लकड़ी जल रही है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताया इसके अंदर वो लकड़ी है, कोयला है, कागज़ है, जूट है, पेपर है, स्टेशनरी आइटम्स है, फर्नीचर आइटम्स हैं, ये सभी आग जो है ए क्लास की आग करेगी। तो जब कभी भी जो है इन पदार्थों में आग लगेगी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सब लकड़ी में आग लगी है या फर्नीचर में आग लगी है, हम बोलेंगे ये ए क्लास की आग है। तो फायर क्लासिफिकेशन का जो पहला क्लास है वो है ए क्लास की आग। और मैंने आपको बताया था कि इस ए क्लास की आग को हम लोग जो है वो कैपिटल के अंदर जो है बनाएंगे, और वो ग्रीन कलर का ट्राइंगल होगा, और ग्रीन कलर से कैपिटल जो है ए लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे ए क्लास की आग। दूसरी जो आग है वो है ऑयल फायर या तेल की आग, इसको हम बोलते हैं तेल की आग। या ऑयल फायर या लिक्विड फायर। बी क्लास की आग को आपको बताया था मैंने कि इसको कैपिटल बी में लिखा जाएगा और रेड कलर के स्क्वायर में लिखा जाएगा। और बी क्लास की आग में जितने भी ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेंट, थिनर, सॉल्वेंट, केमिकल्स, ये सभी पदार्थ जो है ये तरल पदार्थों में आएंगे, लिक्विड फायर में आएंगे, बी क्लास की फायर में आएंगे। तो जब कभी भी तेल में आग लगेगी तो हम बताएंगे कि साहब ये बी क्लास की आग है, ये तरल पदार्थों की आग है, ये लिक्विड की फायर है। और ये जितने भी जो है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेंट, थिनर, सॉल्वेंट, केमिकल्स, ये इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। तो फायर क्लासिफिकेशन का दूसरा जो क्लास है वो है बी क्लास की आग या तेल की आग। तो बी क्लास की आग कौन सी हो गई? तेल की आग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फायर, सी क्लास की आग। तो सी क्लास की जो आग होती है उसको हम बोलते हैं गैस फायर, और इसको हम कैपिटल में लिखते हैं सी, और इसको एक सर्किल में बनाते हैं, और वो सर्किल कौन सा होगा? वो सर्किल होगा ब्लू कलर का। ब्लू कलर का सर्किल होगा जिसमें सी लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सी क्लास की आग है और ये गैस की आग है। इसमें जितनी भी ज्वलनशील गैसेस हैं, जितनी भी हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, जैसे कि जो है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हाइड्रोजन हो गया, एसिटिलीन हो गया, तो जितनी ज्वलनशील गैसेस हैं, एलपीजी गैस हो गई, तो ये जो गैसेस हैं एलपीजी, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह, तो ये सभी गैसेस जो है ये बी सी क्लास की आग में आएंगी। इसको हम बोलेंगे गैस फायर या सी क्लास की फायर। तो ये तीसरी प्रकार की आग है। और चौथे प्रकार की जो आग है उसको हम बोलते हैं डी क्लास की आग, या उसको हम बोलते हैं मेटल फायर। तो ये अभी आपके सामने मेटल फायर है, और इस मेटल फायर के अंदर जो है एक स्टार बना होता है, और वो स्टार जो है येलो कलर का होगा। तो डी क्लास की जो फायर है इसको हम बोलते हैं मेटल फायर, और ये फायर क्लासिफिकेशन का चौथा प्रकार है। और इसके अंदर जितने भी जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी मेटल्स जो हैं आते हैं। अभी आप बोलेंगे साहब जो है आपने ए क्लास की आग में सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल बताए थे और मेटल भी सॉलिड है, तो इसको ए क्लास की फायर में क्यों नहीं रखा गया है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि ए क्लास की आग को बुझाने के लिए जो संसाधन, यानी कि जो है ए क्लास में जो है लकड़ी कोयला की जो आग होती है उसमें पानी हम डालते हैं, लेकिन हम पानी मेटल्स में नहीं डालते हैं, क्योंकि पानी के साथ में मेटल्स क्रिया करके
और ज़्यादा विस्फोट पैदा करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसलिए हम जो है डी क्लास की आग के अंदर, हमने डी क्लास को एक अलग क्लास बताया गया है, और इसके अंदर जो है रिएक्टिव मेटल्स मोस्टली आते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि। तो ये जो फायर है ये है मेटल फायर या डी क्लास की आग, जिसको कि स्टार के अंदर लिखा जाता है और कैपिटल डी में इसको लिखा जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि फायर के अंदर ये जो 4 प्रकार की आग है ABCD, इनको बुझाने के क्या सिद्धांत हैं, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट या आग बुझाने के सिद्धांत। आप इनको आग बुझाने के सिद्धांत बोल सकते हैं, आप आग बुझाने के मेथड बोल सकते हैं, आग बुझाने के तरीके बोल सकते हैं। तो ये तरीके हम सीखेंगे कौन कौन से तरीके हैं। तो तरीका बहुत सिंपल है कि जो भी आग बुझाने के लिए साधन चाहिए, जैसे आपको ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट है, इन्हीं को हटा के निकाल के हम 3 मेथड मेनली जो है यूज़ करते हैं। एक है स्टारवेशन, जो कि ज्वलनशील पदार्थ को हटा के आग बुझाता है। दूसरा है ऑक्सीजन को हटा के आग बुझाना, जिसको हम जो है स्मूथरिंग बोलते हैं। और जब हम हीट को हटा के आग को बुझाते हैं उसको हम कूलिंग बोलते हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों को अभी हम समझेंगे एक एक करके। तो पहला जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं, अभी यहाँ पे हमने पहले कूलिंग सिस्टम समझना चाहा है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज में जो 3 भुजाएं थी उसमें एक ज्वलनशील पदार्थ था। तो यहाँ पे जो है कागज़ है, कचरा है, तेल है, गैस है। ज्वलनशील पदार्थ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे हीट था। उस हीट को अगर हम हटा देते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं कूलिंग मेथड। तो जब कभी भी हम तापक्रम को कम करके आग को बुझाते हैं, जब कभी भी हम तापक्रम को या हीट को या टेम्परेचर को कम करके आग को बुझाते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं कूलिंग मेथड या ठंडा करके आग को बुझाने का तरीका। ये तरीका सबसे सिंपल है और आमतौर पे हम पानी डाल के आग को बुझाते हैं। तो ये जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ज्वलनशील पदार्थ को की जो ऊष्मा है उसको हम कम करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी आग लगी हुई है और फायरमैन इसमें पानी डाल के ठंडा कर रहे हैं। तो पानी डाल के ठंडा करने की जो क्रिया है ये कूलिंग मेथड कहलाता है, ये कूलिंग मेथड कहलाता है। ठंडा करके आग को बुझाना कहते हैं। एक और फोटो जिसमें कि एक मकान में आग लगी है, इसके फोटो को आप शायद नहीं आ पाए। तो इसमें जो है पानी डाल के आग को बुझाने की क्रिया है। दूसरा मेथड है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखों मारना। जब हम आग के लिए आवश्यक फ्यूल को ख़त्म कर देते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करके आग को बुझाते हैं, तो उसी मेथड को हम बोलते हैं स्टारवेशन। तो यहाँ पे ऊष्मा ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी अलग अलग सोर्सेज हैं ऊष्मा के वो उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, वायुमंडल की ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। लेकिन ज्वलनशील पदार्थ को हटा दिया गया है और ज्वलनशील पदार्थ को हटा के हम जब आग को बुझाते हैं तब हम इसको बोलते हैं स्टारवेशन। अब ज्वलनशील पदार्थ को हटाने के कई तरीके हैं। या तो ज्वलनशील पदार्थ को हटा दिया जाए, या आग को ज्वलनशील पदार्थ के पास से हटा दिया जाए, या उसको ब्रेक कर दिया जाए, या उसको जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तो कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्टारवेशन के अंदर देखिए यहाँ पे अभी जंगल में आग लगी हुई है और बीच में हमने यहाँ से जो फ्यूल था उसको हटा दिया है। तो ये जो आग जो फैलने वाली थी, ये आग जो है आगे नहीं फैल पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं काउंटर फायर। काउंटर फायर करके आग को जला देते हैं, जला के जो है जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको ख़त्म कर देते हैं। या जब हम पेड़ जंगलों में लगाते हैं तो उसमें जो है एक फायर लाइन बनाते हैं। उस फायर लाइन के अंदर जो है पेड़ नहीं उगाते हैं, खाली जगह होती है। तो आग जब फैलती है तो खाली जगहों पर जब ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाती है। तो ये जो मेथड हैं ये भी जो है कहलाते हैं स्टारवेशन। मान लीजिए एक बड़ा टैंक है, मान लीजिए इस टैंक में आग लगी हुई है। इस टैंक के अगर हम जाके इसको दूसरी जगह पे खाली कर देते हैं तेल को, तो ये जो क्रिया है ये भी स्टारवेशन कहलाएगी।
क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जब किसी भी तरल पदार्थ में लगती है आग, तो वो उसकी सरफेस के ऊपर लगती है, नीचे से हम तेल को खाली कर ले तो ये भी स्टार्वेशन कहलाएगा। अगर मान लो आग लगी हुई है, इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसको हम आग को बुझा देंगे तो ये भी स्टार्वेशन कहलाएगा। या ज्वलनशील पदार्थ में जहाँ से आग लगी हुई है, यहाँ से ज्वलनशील दूसरे पदार्थ जिनमें अभी आग नहीं लगी है उनको हटा दें तो भी जो है स्टार्वेशन कहलाएगा। स्टार्वेशन का मतलब है ज्वलनशील पदार्थ को हटाकर आग को बुझाना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये भी आग बुझाने का एक मेथड है। एक पाइपलाइन के अंदर लीकेज की वजह से आग लग गई है, यहाँ पे हमने वाल्व को केवल बंद कर दिया है। तो हमने क्या किया है, हमने जो है तेल की या गैस की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आग अपने आप ही बुझ जाएगी कि जब उसको ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिलेगा तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है जब ज्वलनशील पदार्थ को हटा के कम करके या वाल्व की सप्लाई से बंद कर दिया, गैस या ऑयल है उसको हमने सप्लाई को बंद कर दिया तो उससे भी आग बुझ जाएगी, तो उसको भी हम स्टार्वेशन कहेंगे। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे वो नहीं आए शायद। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी हम बात करते हैं स्मूथरिंग की। स्मूथरिंग का मतलब है ऑक्सीजन को हटा के आग को बुझाना। इस ट्राइंगल के अंदर ज्वलनशील पदार्थ अपनी जगह पे है और हीट भी अपनी जगह पे है, केवल क्या हुआ ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। तो जब ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाया जाता है तो उस मेथड को हम बोलते हैं स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घोटना। तो आग के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है जो कि वायुमंडल से मिलने वाली है, उसको अगर हम किसी वजह से बंद कर दें, उसकी सप्लाई कम कर दें। अभी देखिए स्मूथरिंग मेथड कैसे कैसे किए जा सकते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक ड्रम है, डब्बा है, उसमें आग लग गई है, उसको आप केवल ढक दीजिए तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से स्मूथरिंग मेथड से भी आग को बुझाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ड्राई केमिकल पाउडर डाल के और चेन रिएक्शन को ब्रेक करके भी आग को बुझाया जाता है। कभी कभी जो है एक और टर्म आती है फायर को बुझाने के सिद्धांत में, उसको बोलते हैं इंटरप्शन ऑफ चेन रिएक्शन, या चेन रिएक्शन को डिस्टर्ब करके या तोड़ करके। तो किसी भी आग के अंदर जिसमें कि सभी चीज़ें उपस्थित हैं, ज्वलनशील पदार्थ भी है, ऑक्सीजन भी है, हीट भी है, लेकिन हम कुछ ऐसे केमिकल अप्लाई करते हैं जिनकी वजह से उसका चेन रिएक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और आग बुझने में मदद करती है। तो इंटरप्शन ऑफ चेन रिएक्शन के द्वारा भी आग को बुझाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक ज्वलनशील तरल पदार्थ के अंदर आग लगी हुई है और यहाँ पे हमने फोम अप्लाई किया है। धीरे धीरे ये फोम जो है पूरी आग को ढक देगा, तो इससे भी वायुमंडल की ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और ये भी स्मूथरिंग का एक अच्छा मेथड है, एक अच्छा तरीका है जिसमें कि हम फोम को अप्लाई करके, आमतौर पे तरल पदार्थ की आग के ऊपर फोम अप्लाई किया जाता है और वो पूरी तरह से उसको ढक देता है, जिसको हम ब्लैंकेटिंग भी बोलते हैं। तो ब्लैंकेटिंग के द्वारा या कवर करके या स्मूथरिंग के द्वारा आग बुझती है। तो जब हम फोम अप्लाई करते हैं ऑयल के ऊपर तो वो ऑयल की सतह को पूरी तरह से ढक देती है, और ढकने से क्या होता है वायुमंडल की ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो आग के लिए जो आवश्यक 3 चीज़ें हैं उनमें से केवल ज्वलनशील पदार्थ और हीट रह जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो आग स्वतः ही बुझ जाती है। तो ये भी स्मूथरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी ये चारों मेथड मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट करके बताए हैं आपको। पहला यहाँ पे पानी डाल के टेम्परेचर को कम करके आग को बुझाया जा रहा है। एक बिल्डिंग में या किसी डब्बे में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जा रहा है और आग के लिए आवश्यक जो टेम्परेचर है उसको कम करके, ठंडा करके कूलिंग मेथड के द्वारा ये आग को बुझाया जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ फ्यूल, पाइपलाइन से जो गैस या जो तरल पदार्थ जा रहा है उसको हमने केवल वाल्व बंद करके उसकी सप्लाई को रोक दिया है, बंद कर दिया है, यानी कि अब ज्वलनशील पदार्थ खत्म हो जाएगा तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्टार्वेशन, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटा के आग को बुझाना। तीसरा जो मेथड है उसमें जो है ऑक्सीजन को हटा के आग को बुझाया जा रहा है। यहाँ पे एक ड्रम में आग लगी हुई है जिसको कि ढक्कन लगा के वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट खत्म करके आग को बुझाया जा रहा है। इस मेथड को हम बोलते हैं स्मूथरिंग मेथड, एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है कूलिंग मेथड हो गया, ये स्टार्वेशन मेथड हो गया, ये स्मूथरिंग मेथड हो गया। यहाँ पे जो है ज्वलनशील पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देते हैं और इंटरप्शन ऑफ चेन रिएक्शन या चेन रिएक्शन को तोड़ के आग को बुझाया जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों मेथड जो आग बुझाने के सिद्धांत हैं, स्टार्वेशन, स्मूथरिंग एंड
ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन को तोड़ना, या स्टार्वेशन या स्मूथनिंग या कूलिंग। तो स्टार्वेशन में क्या करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को हटाते हैं। कूलिंग में क्या करते हैं, तापक्रम को हटाते हैं। और जो है स्मूथनिंग में ऑक्सीजन को हटाते हैं और आग को बुझाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 4 मेथड हुए हमारे आग बुझाने के सिद्धांत। अभी हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ फायर। स्प्रेड ऑफ फायर का मतलब होता है आग के फैलने के सिद्धांत, या आग किस प्रकार से फैलती है वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर भी जो है 3 मेथड है मेनली। पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। यहाँ पे एक मेटल की छड़ है और इस छड़ के अंदर जो अणु है वो बहुत ही आपस में पास है, इसीलिए पदार्थ ठोस अवस्था में है। जब मोमबत्ती से इसको हीट दिया जा रहा है कोने में, तो थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे कि ये हीट जो है दूसरे किनारे पे भी पहुंच गई है। तो ये दूसरे किनारे पे जो हीट पहुंचने का कारण है, उसका कारण ये है कि इस पदार्थ के जो कि धातु के रूप में है, इसके पदार्थ के अणुओं में जो कि बहुत पास में हैं, एक अणु से दूसरे अणु को हीट दी जाती है, जिससे कि कंडक्शन के द्वारा, इसको हिंदी में बोलते हैं संचलन। तो संचलन जो है या कंडक्शन है, ये आग को फैलने का पहला तरीका है। और ये आमतौर पे केवल ठोस पदार्थों में ही होता है। ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास में होते हैं। जब एक पदार्थ को हीट दी जाती है तो एक अणु से दूसरे अणुओं में जो है ऊष्मा का प्रसार होता है, और धीरे धीरे ये ऊष्मा जो है दूसरे एंड पे भी पहुंच जाती है। तो भवनों के अंदर जो लोहे की बीम्स होती है, कॉलम्स वगैरह होते हैं, जिनके अंदर की जो है लोहे के पदार्थ होते हैं, उनसे ऊष्मा का प्रसारण हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे कि इस पार्ट में आग लगी है, और यहाँ पे एक लोहे की बीम है। ये बीम हीट होने की वजह से इस फ्लोर में आग लग गई है, जबकि इसके बीच में जो है ब्रिक वॉल है, ईंटों की दीवार है, जो कि इंसुलेटेड है, जिससे ऊष्मा का प्रसार इतना आसानी से संभव नहीं है, इसलिए इस पार्ट के अंदर जो है आग नहीं लगी है। लेकिन ये जो लोहे की बीम है, चूँकि इस इलाके में भी गई है, तो इसके बाद में यहाँ पे और यहाँ के बाद में यहाँ पे भी आग लगने का चांसेस ज़्यादा है। ये जो ऊष्मा का प्रसार है, ये कंडक्शन के द्वारा मेटल के जो कॉलम्स हैं उसकी वजह से हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हीट है, ये इस पार्ट से आसानी से कंडक्ट करने के बाद में या संचलन के द्वारा इस पार्ट में पहुंच गई है, और उसके बाद में इस पार्ट में पहुंच गई है। लेकिन ये पार्ट जो है अभी भी इसमें आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच के अंदर है ईंटों की दीवार है, ब्रिक्स वॉल है, जो कि इंसुलेटेड होती है, जो कि उसमें ऊष्मा का प्रसार इतना आसानी से नहीं होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में जो आग लगी है, इसमें वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं मेटल के, तो नीचे जो लगी हुई आग है ये ऊपर में फैलेगी। तो जो फायर का स्प्रेड होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड, उसका मेन कारण ये होता है कि जब मेटल के पार्ट जो है वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो बिल्डिंग में आग का प्रसार ऊपर की ओर होता है, और अगर मेटल के जो पार्ट हैं वो हॉरिजॉन्टली अगर जाते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल या समानांतर फैलाव होता है आग का। तो इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्प्रेड ऑफ फायर होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है। जो भी मेटल पार्ट बिल्डिंग पे लगे होते हैं वो अगर हॉरिजॉन्टली कंटिन्यूस लगे हुए हैं तो उनमें वर्टिकल स्प्रेड ऑफ फायर होगा, आग को ऊपर तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर उसमें हॉरिजॉन्टल मेटल पीसेस लगे हुए हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल या समानांतर जो है आग फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा आग के फैलने का जो कारण है वो है कन्वेक्शन या संवहन। ये आमतौर पे गैसों में और लिक्विड में संभव है, ठोस पदार्थों में संवहन नहीं होता है। कंडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब कभी भी ऊष्मा प्राप्त होती है किसी एक अणु को, तो वह ऊष्मा लेके ऊपर चला जाता है और ऊपर का जो ठंडा अणु है वो नीचे आता है। तो ये जो भी अणु हैं ये हीट होके ऊपर चले गए, ऊपर की जो दूसरे अणु जो ठंडे हैं वो ऊष्मा लेने के लिए नीचे आ गए। तो एक तरह से लगातार कंटिन्यूस जो है कन्वेक्शन करंट बनता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आग का फैलाव होता है। ये जो कन्वेक्शन है या संवहन जिसको हम बोलते हैं, ये आमतौर पे लिक्विड में और गैसों में होता है। मान लीजिए यहाँ पे आग लगी है, तो जो हवा यहाँ पे है वो ठंडा गर्म होने के कारण ऊपर उड़ती है। तो ये गर्म हवा वार्म एयर है जो कि ऊपर उड़ती है, और जब सीलिंग से टकराती है तो ये सीलिंग ठंडी है, तो ठंडी होने के बाद में ये वापस से नीचे आती है। और अगर नीचे में कोई और भी आउटलेट खुले हुए हैं जहाँ से ठंडी हवा आने का चांसेस है, तो ये ठंडी हवा जो है यहाँ से वापस अंदर आएगी, जो कि आग को बढ़ाने में मदद करेगी
और ये लगातार आग जो है कन्वेक्शन करंट की वजह से लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो कन्वेक्शन है या संवहन है, ये आग के फैलने का एक कारण है, जो कि आमतौर पे लिक्विड में, तरल पदार्थों में और गैसों में ही संभव है, ये सॉलिड में नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे एक जगह में आग लगी है, तो जो धुआं या गर्म गैसेज हैं ये ऊपर उठती है। तो जब एकदम ऊपर जाती है तो कई बार ये भी संभव होता है कि सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे आग नहीं लगी है, फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने के बाद में सीधी जो है आग फोर्थ फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे लग गई है। तो कभी कभी लोग आगे सोचते हैं कि एक साथ जो है 2 फ्लोर पे बीच में जगह छोड़ने के बाद में ऊपर किसी प्रकार से आग लग गई है। तो ये भी कन्वेक्शन करंट की वजह से ही आग जो है थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाएगी। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आग नहीं पहुंची है, फोर्थ फ्लोर पे आग पहुंच गई है। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आग लगी है, तो उष्मा पाकर ये हीट जो है और जो गैसेज है वो सीधी ऊपर जाती है और ज़्यादा गर्म गैसेज या हीट जो है वो ऊपर पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनमें आग लगने की संभावना है। इसलिए जो है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आग नहीं लगी है और थर्ड फ्लोर पे आग लगी है। तो ये भी संवहन की वजह से या कन्वेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी हमने आग क्या है, किसे कहते हैं, आग की डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की है। इसके बाद में हमने देखा कि जो है आग बुझाने के सिद्धांत क्या क्या हैं, और अंत में हमने देखा